हेलो एंड वेलकम टू इग्नू BAPSH। BPSC 105 का हमने यूनिट नंबर 7 स्टार्ट कर दिया था और फर्स्ट वीडियो में हमने इसका पार्ट 1 कंप्लीट कर दिया था। आज इसके कुछ बचे हुए टॉपिक्स को हम कवर करेंगे, जिसमें पहला टॉपिक आता है वर्किंग ऑफ द सोशलिस्ट स्टेट। मतलब जो सोशलिस्ट स्टेट है वो वर्क कैसे करती है। मार्क्सिस्ट लेनिनिस्ट पर्सपेक्टिव के अकॉर्डिंग एक सोशलिस्ट स्टेट वही है जो स्टेट वर्कर्स या प्रोलेटेरिएट क्लास के अंडर कंट्रोल की जाती है और जो कि सोशलिज्म के रियलाइजेशन के लिए वर्क करती है। हमें कुछ कंट्रीज का एग्जाम्पल दे रखा है जो कि सोशलिज्म को फॉलो करती हैं, जैसे कि क्यूबा, चाइना एंड वियतनाम। ये कुछ कॉमन एस्पिरेशंस को शेयर करते हैं सोशलिज्म को बिल्ड करने के लिए, पर इनकी फंक्शन में हमें कुछ डिफरेंसेस भी देखने को मिलते हैं। सबसे पहला आता है पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना। The People's Republic of China is the prominent and powerful country that claims itself as a socialist state till date. People's Republic of China अपने आप को ये क्लेम करता है कि बहुत प्रोमिनेंट और बहुत ही ज़्यादा पावरफुल कंट्री है और ये अपने आप को एक सोशलिस्ट स्टेट मानता है। जो चाइना है वो CCP के अकॉर्डिंग रूल किया जाता है, जो कि वहाँ की एक सोल रूलिंग पार्टी है जब से उसका एस्टेब्लिशमेंट 1949 से हुआ है। चाइना कॉमन फीचर्स को शेयर करता है सोशलिस्ट स्टेट्स के, पर जो यूएसएसआर का ट्रेडिशनल सोशलिज्म है वो उससे थोड़ा अलग काम करता है। सोवियत सोशलिज्म रिजिड माना जाता है, पर जो चाइना सोशलिज्म को फॉलो करता है वो हाईली फ्लेक्सिबल है और उसे मल्टीपल टाइम्स मॉडिफाई भी किया जाता है ताकि वो चाइनीज कंडीशंस को अडॉप्ट कर सकें। द सोवियत स्प्लिट इन द अर्ली 1960s was a consequence of competition between the two versions of socialism. 1960s में हमें सोवियत सोशलिस्ट स्टेट सोवियत सीनो स्प्लिट देखने को मिलता है 1960s में, जो कि एक कंपटीशन को बढ़ा देता है बिटवीन द टू वर्जन्स ऑफ सोशलिज्म। पहला होता है चाइना का जो कि फ्लेक्सिबल सोशलिज्म है, दूसरा होता है सोवियत सोशलिज्म जो कि रिजिड होता है। चाइना एक यूनिक वैरायटी ऑफ सोशलिज्म को अडॉप्ट करता है जिसमें उसका जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसे एक ये कहता है कि एज अ सोशलिज्म विद चाइनीज कैरेक्टरिस्टिक्स। चाइना का कॉन्स्टिट्यूशन उसे कहता है कि ये ऐसा कॉन्स्टिट्यूशन है, ये ऐसा सोशलिस्ट स्टेट है जिसमें चाइनीज कैरेक्टरिस्टिक्स के साथ सोशलिज्म को फॉलो किया जाता है। China's political system has been regarded as one-party state because the CCP remains the only ruling party which dictates every sphere of political life. चाइना का पॉलिटिकल सिस्टम एक वन पार्टी स्टेट के रूप में भी जाना जाता है, जिसमें जो CCP है वही एक रूलिंग पार्टी जो कि पूरी कंट्री को रूल करती है और हर पॉलिटिकल लाइफ के स्पेयर में वो डिक्टेट करती है। वहाँ पे कुछ माइनर पार्टीज भी हैं, पर जो मेजर होल्ड रहता है वो हमेशा सीसीपी का रहता है और सीसीपी ही वहाँ की गवर्नमेंट को रन करती है। कोई भी माइनर गवर्नमेंट वहाँ पे गवर्नमेंट को रन नहीं कर सकती। चाइना एडॉप्टेड द कम्युनिस्ट प्रिंसिपल ऑफ पार्टी स्टेट। चाइना ने कम्युनिस्ट प्रिंसिपल अपनाया है पार्टी स्टेट का, जिसमें जो पार्टी है वो मोनोपोली रखती है पॉलिटिकल पावर पे, गवर्नमेंट पे, ताकि जो कोई अदर पार्टीज हैं वो पावर में ना आ सकें। टू मेंटेन द पार्टी सुप्रीमेसी, सीसीपी स्टॉप रैंकिंग लीडरशिप साइमल्टेनियसली होल्ड एग्जीक्यूटिव एंड डिसीजन मेकिंग पोजीशंस ऑफ द स्टेट। इसको मेंटेन करने के लिए, पार्टी की सुप्रीमेसी को मेंटेन करने के लिए जो सीसीपी के टॉप लीडर्स होते हैं वो साइमल्टेनियसली एग्जीक्यूटिव और डिसीजन मेकिंग पोजीशंस होल्ड करते हैं गवर्नमेंट में, जिससे जो पार्टी है वो सुप्रीम रह सके, कोई और पार्टी रूल ना कर सके। Like any other communist party in the world, CCP always maintained its hold on power because controlling power is the essence of socialist system. सीसीपी एक मेजर होल्ड रखती है पावर पे, क्योंकि सीसीपी का मानना ये है अगर पावर कंट्रोल रहेगी तो हम सोशलिस्ट स्टेट बन पाएंगे, और सोशलिस्ट स्टेट का काम ही यही होता है सेंट्रलाइज्ड पावर। In this regard, the CCP consolidated its control through a variety of means. इसी के लिए जो सीसीपी है उसने वैरायटी ऑफ मीन्स से इस पोजीशन को होल्ड किया हुआ है। अलग अलग
मीन्स से, जैसे कि सेंसरिंग ऑफ द प्रेस, मतलब कोई भी जो मीडिया है वो गवर्नमेंट के खिलाफ में नहीं जा सकती, गवर्नमेंट के अगेंस्ट कुछ नहीं प्रिंट या कुछ नहीं बोल सकती। सप्रेसिंग द सिविल सोसाइटीज डिसीजंस एंड आल्सो द फोर्स, आल्सो द यूज ऑफ फोर्स, मतलब अगर कोई वहाँ पे रेबेलियन होता है तो वहाँ पे कोई भी पीसफुली रिजॉल्व नहीं किया जाता उस रेबेलियन को, वहाँ पे फोर्स का इस्तेमाल होता है। The party also controls the military, the judiciary, and the other apparatus by appointing party members in the key position. जो सीसीपी है वो अपने कुछ खास मेंबर्स को अपॉइंट करती है ताकि वो जुडिशरी, मिलिट्री और एडमिनिस्ट्रेटिव apparatus को संभाल सकें, जिससे पार्टी जो है वो सुप्रीम बन सके और वही रूल करे। द पार्टी स्टैंड अबव द इंटरेस्ट ऑफ द इंडिविजुअल्स। जो सीसीपी है वो इंडिविजुअल्स के इंटरेस्ट के ऊपर काम करती है, जहाँ पे जो सिटीजन या फिर कोई पार्टी मेंबर है वो बाउंड होता है पार्टी के डिसीजन को मानने के लिए। ओबीडियंस टू द अथॉरिटी इज कंसिडर्ड मोरल और पैट्रियोटिक ड्यूटी ऑफ एवरी सिटीजन। चाइना में अथॉरिटी का जो भी डिसीजन होगा उसे कोई भी या तो पार्टी मेंबर हो या कोई भी सिटीजन हो उसे मानना ही पड़ेगा, और यही वहाँ का मॉरल और एक पैट्रियोटिक ड्यूटी माना जाता है। नेक्स्ट आता है क्यूबा। द रिपब्लिक ऑफ क्यूबा एक ऐसी कंट्री है जो कि अमेरिका से अपना मेरीन बॉर्डर शेयर करती है, जो कि अमेरिका की फ्लोरिडा स्टेट से महज 50 किलोमीटर्स दूर है। क्यूबा को हम यूएसएसआर का एक अलाई भी कह सकते हैं, क्योंकि कोल्ड वॉर में जो क्यूबा था उसी में ही यूएसएसआर ने अपने न्यूक्लियर मिसाइल्स को इंस्टॉल किया था। Republic of Cuba is in another country which identifies itself as an independent and sovereign socialist state of workers. क्यूबा जो है अपने आप को ये आइडेंटिफाई ऐसे करता है कि ये एक इंडिपेंडेंट सोवरन सोशलिस्ट स्टेट है वर्कर्स की, जिसमें जो वर्कर्स हैं वो स्टेट को कंट्रोल करते हैं। आफ्टर अ सक्सेसफुल रिवॉल्यूशन in January 1959, Fidel Castro introduced Marxism-Leninism in Cuba and established a communist regime under the Communist Party of Cuba. 1959 के जनवरी रेवोल्यूशन में फिडेल कैस्ट्रो ने मार्क्सिज्म लेनिनिज्म को क्यूबा में एस्टेब्लिश किया और उसे एक कम्युनिस्ट रिजीम बनाया अंडर द कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ क्यूबा। उसी के बाद से ही टिल डेट जो मार्क्सिज्म लेनिनिज्म है वो यहाँ की एक गाइडिंग आइडियोलॉजी माना जाता है पार्टी की। अनलाइक चाइना, क्यूबा फॉलोड सिंगल पार्टी सिस्टम ऑन द सोवियत मॉडल। चाइना से अलग जो क्यूबा है वहाँ सिंगल पार्टी सिस्टम को फॉलो किया जाता है, जो कि सोवियत मॉडल से मेल खाता है। अंडर विच द कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ क्यूबा विल रिमेन द ओनली पार्टी रूलिंग इन द कंट्री। जहाँ पर जो कम्युनिस्ट पार्टी है क्यूबा की हमेशा वही रूल करेगी कंट्री में। द क्यूबन कॉन्स्टिट्यूशन स्टिपुलेट्स a socialist economy based on people's socialist ownership of the fundamental means of production and the abolition of exploitation। क्यूबन कॉन्स्टिट्यूशन में एक सोशलिस्ट इकोनॉमी पर बेस्ड है, जो कि सोशलिस्ट ओनरशिप को फॉलो करती है, जहाँ पे जो लोग हैं वो कलेक्टिवली मीन्स ऑफ प्रोडक्शन को ओन करते हैं और यहाँ पर एक्सप्लॉयटेशन को एबॉलिश किया जाता है। इट ऑल्सो प्रैक्टिस द प्रिंसिपल ऑफ सोशलिस्ट डिस्ट्रीब्यूशन। यहाँ पर सोशलिस्ट डिस्ट्रीब्यूशन के कंसेप्ट को भी प्रैक्टिस किया जाता है, जिसमें एक इंडिविजुअल की जितनी कैपेसिटी है उसको उसके अकॉर्डिंग ही वर्क दिया जाता है। द नेशनल असेंबली ऑफ पीपल्स पावर इज द सुप्रीम ऑर्गन ऑफ स्टेट। जो नेशनल असेंबली है पीपल्स पावर की वो एक सुप्रीम ऑर्गन है जो कि स्टेट को रिप्रेजेंट करती है। द सोवरेन विल ऑफ द ऑल पीपल, ऑल द वर्किंग पीपल। इट इज कंपोज्ड ऑफ डेप्यूटीज इलेक्टेड फॉर 5 years। जो वहाँ की नेशनल असेंबली ऑफ पीपल्स पावर है वो एक सुप्रीम ऑर्गन है जो कि स्टेट को रिप्रेजेंट करती है और वहाँ के सॉवरेन विल को रिप्रेजेंट करती है जो कि वहाँ की वर्किंग पीपल में है। यहाँ पर डेप्यूटीज को भी इलेक्ट किया जाता है 5 साल के लिए सीक्रेट बैलेट सिस्टम से, और उसके बाद जो इलेक्टेड असेंबली है वो काउंसिल ऑफ स्टेट को इलेक्ट करती है, जिसमें जो प्रेसिडेंट है वो हेड ऑफ द स्टेट भी रहता है और हेड ऑफ द गवर्नमेंट भी रहता है। Like other socialist states, Cuba maintains strict protocols against the dissenting voices by censoring the communication mediums like newspaper, radio and television। अदर सोशलिस्ट स्टेट्स जैसे कि चाइना में हमने देखा कि प्रेस सेंसरशिप होती है, फोर्स का यूज़ किया जाता है, क्यूबा में भी यही है।
यहाँ स्ट्रिक्ट प्रोटोकॉल्स को फॉलो किया जाता है टू सेंसरिंग दी कम्युनिकेशन। अगर कोई भी न्यूज़पेपर, रेडियो या टेलीविज़न गवर्नमेंट के अगेंस्ट कुछ प्रिंट या कुछ पोस्ट करता है, तो वहाँ पर उस पे सेंसरशिप लगा दी जाती है। The socialist character of Cuban political system has got even deeper after the last constitution reform in 2002। 2002 के कॉन्स्टिट्यूशन रिफॉर्म में जो क्यूबा का पॉलिटिकल सिस्टम है, वो बहुत ज़्यादा डीप मीनिंग में चला गया है, जिसके अकॉर्डिंग जो क्यूबा है, वो कभी भी कैपिटलिज्म पे रिटर्न नहीं करेगा। ये इसका एक मेन पॉइंट माना जाता है, जिसे आप अपने आंसर्स में भी यूज़ कर सकते हैं। इट वॉज सपोर्टेड बाय द क्यूबन पीपल एट लार्ज, और इसको क्यूबा का पीपल का बहुत ज़्यादा सपोर्ट भी मिला, और इसी वजह से जो क्यूबा है, वो इस चीज़ को अभी तक फॉलो कर रहा है, और इसीलिए इसे एक सोशलिस्ट कैरेक्टरिस्टिक ये प्रोवाइड करता है। नेक्स्ट आता है वियतनाम। द सोवियत रिपब्लिक ऑफ वियतनाम इज अ सिंगल पार्टी सोशलिस्ट स्टेट गवर्नड by the Communist Party of Vietnam, which is founding and ruling party of the country। वियतनाम एक सिंगल पार्टी सोशलिस्ट स्टेट है जो कि सीपीवी जिसे गवर्न करती है, और यही सीपीवी इस कंट्री की फाउंडिंग और रूलिंग पार्टी है। It espouses the Marxist-Leninism and Ho Chi Minh thought as the guiding ideologies for the party and the state। ये हो चिन मिन थॉट और मार्क्सिज्म लेनिनिज्म को अपनी गाइडिंग आइडियोलॉजीज मानती हैं पार्टी और स्टेट को गवर्न करने के लिए। 1930 में सीपीबी को फाउंड किया गया एक कम्युनिस्ट लीडर हो चिन मिन द्वारा, जो कि लड़ते थे नेशनल इंडिपेंडेंस, रीडिस्ट्रीब्यूशन लैंड टू द वर्किंग पीपल, फ्रीडम स्ट्रगल एटसेट्रा। हो चिन मिन वहाँ के लोगों के लिए नेशनल इंडिपेंडेंस के लिए लड़ते थे, लैंड के रीडिस्ट्रीब्यूशन के लिए लड़ते थे, और वहाँ की फ्रीडम स्ट्रगल के लिए उन्होंने वर्क किया। 1945 में ये पार्टी पावर में आती है, और ये क्रिएशन करती है डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ वियतनाम। 1945 के बाद वियतनाम का नाम डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ वियतनाम रख दिया जाता है एज नॉर्थ वियतनाम। पहले के समय नॉर्थ वियतनाम और साउथ वियतनाम अलग होता था, इसलिए यहाँ पे नॉर्थ वियतनाम और साउथ वियतनाम का हमें रेफरेंस मिलता है। आफ्टर इट सीज्ड पावर ओवर साउथ वियतनाम, 1975 में इसने साउथ वियतनाम पर पावर को सीज कर लिया और उसे रीनेम कर दिया रिपब्लिक ऑफ वियतनाम के नाम से। और जो सीपीवी है, अभी तक वियतनाम को रूल करती है, और वहाँ का जो प्रियम्बल है, वो वियतनाम को डिक्लेयर करता है कि ये एक ऐसी कंट्री है जो कि सोशलिज्म से ट्रांजिस्ट होकर एक पार्टी स्टेट फॉर्म ऑफ सोशलिस्ट प्रिंसिपल पर वर्क करती है, और वहाँ की सीपीवी कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ वियतनाम वहाँ के सारे मेजर पॉलिटिशियन को सेट करती है और इम्प्लीमेंट करती है। आगे आता है क्रिटिक ऑफ सोशलिज्म एंड सोशलिस्ट स्टेट। सोशलिज्म और सोशलिस्ट स्टेट को बहुत ज़्यादा ग्राउंड्स पर प्रो कैपिटलिस्ट थिंकर्स क्रिटिसाइज करते हैं, और कुछ क्रिटिक्स ये कहते हैं कि जो ये सोशलिज्म है, बहुत ही ज़्यादा थियोरिटिकल कंसेप्ट है, और जो क्रिटिसिज्म है वो थियोरिटिकल ग्राउंड्स पर ही होना चाहिए। पर जो कुछ अदर क्रिटिक्स हैं वो ये कहते हैं कि ये हम इसे प्रैक्टिकल टर्म्स में भी क्रिटिसाइज कर सकते हैं। एक अमेरिकन इकोनॉमिस्ट हैं जो कि हैं मिल्टन फ्राइडमैन, उन्होंने ये आर्ग्यू किया कि जो सोशलिस्ट प्रिंसिपल है, स्टेट ओनरशिप, प्राइवेट ओनरशिप का एलिमिनेशन, इससे जो इकोनॉमिक कंडीशंस होती हैं किसी भी स्टेट की और जनरल पॉपुलेशन की बहुत ज़्यादा वर्स हो जाती हैं। उनके अकॉर्डिंग जो प्राइवेट ओनरशिप और मार्केट एक्सचेंज है, वो इन्हें नेचुरल एंटिटीज और मॉरल राइट्स कहते हैं, जिसकी वजह से जो फ्रीडम और लिबर्टी है वहाँ इंजॉय की जा सकती है। यहाँ के सेंट्रल कंसेप्शंस माने जाते हैं। उनका ये कहना है कि जो टेक्नोलॉजिकल बैकवर्डनेस आई है सोशलिस्ट कंट्रीज में एज कंपेयर टू एडवांस कैपिटलिस्ट कंट्रीज, वेयर इंडिविजुअल्स एंड कंपनीज आर फ्री टू रिसर्च एंड डेवलप टेक्नोलॉजीज। उनका ये मानना है कि जो सोशलिस्ट स्टेट्स हैं वहाँ पर जो टेक्नोलॉजिकल बैकवर्डनेस आई है वो इसी वजह से आई है, क्योंकि जो सोशलिस्ट स्टेट होती है वहाँ पे कोई प्राइवेट ओनरशिप होती नहीं, प्राइवेट कंपनी कुछ होती नहीं, ताकि वो कंट्री की डेवलपमेंट के लिए R&D कर पाए, यानी रिसर्च और डेवलपमेंट कर पाए। वहाँ की कोई बाहर की कंपनी उस कंट्री में आकर कुछ इस्टेब्लिश नहीं कर सकती। इसी वजह से जो सोशलिस्ट स्टेट रहती हैं वो हमेशा बैकवर्ड रहती हैं इन दी टेक्नोलॉजिकल टर्म्स।
The stark disparity between the capitalist South Korea and socialist North is a classic example of this case. इस केस का क्लासिक एग्जाम्पल हमें साउथ कोरिया और नॉर्थ कोरिया में देखने को मिलता है। साउथ कोरिया कैपिटलिस्ट मॉडल पर वर्क करता है, वहीं नॉर्थ कोरिया सोशलिस्ट मॉडल पर वर्क करता है। साउथ कोरिया टेक्नोलॉजिकली डेवलप्ड है नॉर्थ कोरिया से, और वहीं नॉर्थ कोरिया जो है वो टेक्नोलॉजिकली बैकवर्ड रहता है। मिल्टन फ्राइडमैन के व्यूज के बाद जो फ्रेडरिक हायेक, लुडविग वॉन माइसेस, जॉन मैनर्ड कीन्स, ये सब इस फैक्ट को आगे बढ़ाते हैं और वो कहते हैं कि मार्केट के बिना रेशनल कैलकुलेशन और रिसोर्सेज का एलोकेशन हो ही नहीं सकता सोसाइटी में, क्योंकि मार्केट की जो फोर्सेज होती हैं, डिमांड और सप्लाई, उससे हमें ये पता चलता है कि जो लोग हैं वो चाहते क्या हैं। बिसाइड द शेयरिंग ऑफ वेल्थ and income in the socialist system reduces individual incentives to work, which result to slow economic growth, less entrepreneurial opportunity, and less motivation or competition to work. उनका ये मानना होता है कि जो कैपिटलिज्म होता है वही किसी कंट्री को डेवलप करता है, और जो सोशलिस्ट कंट्रीज होती हैं वहाँ पर जो वेल्थ और इनकम होती है उसको शेयर किया जाता है, और इसकी वजह से जो इंडिविजुअल का इंसेंटिव होता है उसका काम करने का मन नहीं करता, इसी वजह से, क्योंकि इसी कारण से जो सोशलिस्ट स्टेट है वहाँ पर अलग अलग तरह से इनकम का डिस्ट्रीब्यूशन किया जाता है, और इसका रिजल्ट निकलता है स्लो इकोनॉमिक ग्रोथ, लेस मोटिवेशन और कंपटीशन। सोशलिस्ट कंट्रीज में लेस इकोनॉमिक ग्रोथ देखी जाती है, लेस मोटिवेशन और कंपटीशन देखा जाता है, क्योंकि सोशलिस्ट सिस्टम में कोई भी इंडिविजुअल रिवॉर्ड्स को रिसीव नहीं कर पाता जब भी वो कोई एक्स्ट्रा वर्क करता है। कैपिटलिस्ट सिस्टम में इसको फॉलो किया जाता है, अगर कोई इंडिविजुअल एक्स्ट्रा वर्क कर रहा है अपनी विल से उसको रिवॉर्ड भी दिया जाता है। Friedrich Hayek's book The Road of Serfdom was one of the profound critics of socialist doctrine. फ्रेडरिक हायक का जो वर्क है रोड टू सर्फडम, ये बहुत ही मेजर प्रोफाउंड क्रिटिक माना जाता है सोशलिस्ट डॉक्ट्राइन का। On the other hand, the track records of 20th century socialist states have not been very pleasing. सोशलिस्ट स्टेट्स की जो ट्रैक रिकॉर्ड है वो 20th सेंचुरी में बहुत ज़्यादा प्लेजिंग नहीं रहा है, क्योंकि 20th सेंचुरी में हमने रिप्रेसिव डेपोस्टिक रिजीम्स को देखा है, जैसे कि स्टालिन का सोवियत यूनियन, पोल पॉट्स खाइमर रोग का कंबोडिया में रिजाइम, माओ का कल्चरल रेवोल्यूशन चाइना में, और पिनोचेट का चिली में रिजाइम। ये एक डार्केस्ट एपिसोड माना जाता है ह्यूमन हिस्ट्री में। आगे आता है द कंटेम्प्रेरी डिबेट्स एंड द फ्यूचर ऑफ द सोशलिस्ट स्टेट। मिड 20th सेंचुरी तक जो सोशलिज्म है वो एक एस्पायरिंग आइडियोलॉजी बना रहता है एवरी पार्ट ऑफ द वर्ल्ड में, और कुछ कंट्रीज जैसे कि कंबोडिया, चिली, ईस्ट जर्मनी, हंगरी, नॉर्थ कोरिया, वेनेजुएला और कुछ अदर्स कंट्रीज वो सोशलिज्म को फॉलो करती हैं अलग अलग फॉर्म्स में। सब अपने अपने अलग अलग कंडीशंस को देखकर सोशलिज्म को इंटरप्रेट करके उसे फॉलो करती हैं। पर लेटर हाफ ऑफ 1980s में हमें सेवरल पॉपुलर मूवमेंट देखने को मिलती हैं कम्युनिस्ट वर्ल्ड में, जो कि डिमांड करते हैं इकोनॉमिक रिफॉर्म्स और पॉलिटिकल डेमोक्रेटाइजेशन के लिए। और पहला जो मेजर चैलेंज हमें देखने को मिलता है वो होता है तियानमेन स्क्वायर प्रोटेस्ट, जो कि चाइना में होता है 1989 में। द मिलिट्री क्रैक डाउन इन द 2 month लॉन्ग प्रोटेस्ट इंस्टिगेटेड अ सीरीज ऑफ प्रो रिफॉर्म और प्रो डेमोक्रेटिक मूवमेंट। इसकी वजह से जो ये तियानमेन स्क्वायर प्रोटेस्ट है उसका ये मेन एम ही था कि इकोनॉमिक रिफॉर्म्स को इंट्रोड्यूस किया जाए, पॉलिटिकल डेमोक्रेटाइजेशन हो, प्रो रिफॉर्म्स और प्रो डेमोक्रेटिक मूवमेंट्स यहाँ पे चलाई जाती हैं, विच रिजल्टेड टू फॉल द कम्युनिस्ट रिजीम्स थ्रू आउट द वर्ल्ड, जिसकी वजह से कम्युनिस्ट रिजीम्स होते हैं वर्ल्ड में वो फॉल कर जाते हैं। तियानमेन मूवमेंट क्या था? द तियानमेन स्क्वायर मूवमेंट इज द स्टूडेंट लेड डेमोन्स्ट्रेशन इन 1989। 1989 में कुछ स्टूडेंट्स ने इस प्रोटेस्ट को चालू किया, जिसमें उन्होंने ये कहा कि हमें डेमोक्रेसी चाहिए, फ्री स्पीच चाहिए और फ्री प्रेस चाहिए चाइना में। और ये प्रोटेस्ट था, ये तियानमेन स्क्वायर बीजिंग में शुरू होता है और ये 50 दिन तक चलता है। और 4 जून
1989 को ये एंड हो जाता है एब्रप्टली, क्योंकि वहाँ की जो मिलिट्री है वो वहाँ पर टैंक्स भेज देती है स्क्वायर में, ताकि जो प्रोटेस्ट है उसको सप्रेस किया जाए। और वहाँ की जो मिलिट्री है वो गन फायर करती है इस पीसफुल प्रोटेस्ट पर, जिसमें जो लोग हैं वो बहुत ज़्यादा मारे जाते हैं, बहुतों को जेल में डाल दिया जाता है, और कुछ की नंबर जो कुछ डेथ्स हुई हैं उनका नंबर आज तक हमें पता भी नहीं चला है। जो ये प्रोटेस्ट है 18 टू 21 अप्रैल के बीच में शुरू हुआ, और अदर सिटीज़ और यूनिवर्सिटीज़ में ये फैल चुका था, और चाइना की अथॉरिटीज़ ने इसको ओवरवेलमिंग फोर्स से रिस्पॉन्ड किया और इसको सप्रेस कर दिया। Events of 1918 and 1991 generated intense debate on the future of socialism and the socialist state system. According to Francis Fukuyama, it indicated the death of socialism and triumph of liberal democracy. 1989 और 1991 के बीच में जो भी इवेंट्स हुए, उससे जो फ्यूचर था सोशलिज्म और सोशलिस्ट स्टेट का, वो एक इंटेंस डिबेट में आ जाता है, और फ्रांसिस फुकुयामा ये बोलते हैं कि ये इंडिकेट करता है कि जो सोशलिज्म है उसकी डेथ नज़दीक है, द डेथ ऑफ सोशलिज्म। और ये कहते हैं कि ये पीरियड है जिसमें लिबरल डेमोक्रेसी है उसका राइज हो रहा है। The challenges faced by communist states in post-Cold War and period compelled them to introduce economic and political reforms of varying degrees. जो चैलेंजेस फेस किए कम्युनिस्ट स्टेट ने पोस्ट कोल्ड वॉर में, उसने इन स्टेट्स को कंपेल कर दिया ताकि वो इकोनॉमिक और पॉलिटिकल रिफॉर्म्स को ला सके वेरियन डिग्रीज में, और ये एक प्राइमरी नेसेसिटी बन गया ग्लोबलाइजेशन की फोर्सेस को लाने के लिए कैपिटलिज्म में, किसी भी डोमिनेंट इकोनॉमिक सिस्टम में। क्योंकि जो ये चैलेंजेस है वो बहुत ज़्यादा ब्रॉड चैलेंजेस होते हैं। टू डील विद दीज चैलेंजेस मैनी कम्युनिस्ट कंट्रीज इंट्रोड्यूस मार्केट ओरिएंटेड इकोनॉमिक फोर्सेस। इसकी वजह से जो सोशलिस्ट स्टेट्स थे, जो कि पहले गवर्नमेंट द्वारा ओन किए जाते थे, अब वहाँ पे क्या हुआ, इकोनॉमिक रिफॉर्म्स को इंट्रोड्यूस कर दिया गया जो कि मार्केट ओरिएंटेड होते हैं। मार्केट ओरिएंटेड का मतलब जहाँ पे डिमांड और सप्लाई के बेसिस पर रिप्रोडक्शन किया जाता है, एंड बाय ओपनिंग अप देयर इकोनॉमीज टू द आउटसाइड वर्ल्ड, और अपने इकोनॉमीज को ओपन कर दिया ताकि जो बाहर के देश हैं वो उनके देश में इन्वेस्ट कर पाएँ, ज़्यादा से ज़्यादा एफडीआई यहाँ पे आ सकें। Most socialist states have moved from centrally planned to market socialism. बहुत ज़्यादा सोशलिस्ट स्टेट हैं वो सेंट्रली प्लान्ड सोशलिस्ट इकोनॉमी से मार्केट सोशलिज्म पे आ चुके हैं, जो कि मार्केट फोर्सेस पर वर्क करता है। 1978 में डेंग जियाओपिंग ने अपने इंट्रोड्यूस किए रिफॉर्म्स, जिनका नाम था रिफॉर्म एंड ओपनिंग अप पॉलिसी, जिसमें मार्केट इकोनॉमी के कुछ एलिमेंट्स को चाइना में इनकॉर्पोरेट किया गया। Deng also rolled out the four modernization program, what he called the socialist modernization. डेंग ने एक फोर मॉडर्नाइजेशन प्रोग्राम भी लॉन्च किया जिसे वो कहते थे सोशलिस्ट मॉडर्नाइजेशन, जो कि चार सेक्टर्स में आया, नेमली एग्रीकल्चर, इंडस्ट्री, नेशनल डिफेंस एंड साइंस एंड टेक्नोलॉजी। क्यूबा ने भी कुछ स्पेशल पीरियड इन टाइम एंड पीस नाम से कुछ लोकल काउंसिल, लोकल गवर्नमेंट से कुछ रिफॉर्म्स को लॉन्च किया 1990 में, जो कि कम्युनिटीज़ को ग्रेटर पार्टिसिपेशन अलाउ करते थे डिसीजन मेकिंग में। और जो क्यूबा है वो रीओरिएंट हो गया मार्केट इकोनॉमी की तरफ 1990s में, टू डील विद द इकोनॉमिक चैलेंजेस। इन द स्ट्रिक्ट सेंस ऑफ द टर्म, नन ऑफ these states is purely socialist. इस सब के बावजूद कोई भी जो स्टेट है वो प्योरली सोशलिस्ट नहीं होता है। नन ऑफ देम हैज अचीव्ड द एलिमिनेशन ऑफ प्राइवेट प्रॉपर्टी। कहीं ना कहीं प्राइवेट प्रॉपर्टी सोशलिस्ट स्टेट्स में भी हमें देखने को मिलती है, और कहीं भी पूरी तरह से एलिमिनेशन नहीं होता प्राइवेट ओनरशिप का। द कम्युनिस्ट आइडियोलॉजी रिक्वायर, और इसीलिए जो कम्युनिस्ट आइडियोलॉजी में क्लास सिस्टम, प्राइवेट प्रॉपर्टी को रिक्वायरमेंट होती है। Nevertheless, socialist countries still practice or claim to be practicing socialism in the form of one another. पर जो सोशलिस्ट स्टेट हैं वो अब भी सोशलिज्म को प्रैक्टिस करती हैं और ये क्लेम करती हैं कि जो सोशलिज्म को फॉलो कर रही हैं वो प्योर सोशलिज्म है, अलग अलग फॉर्म्स में। तो ये था हमारा यूनिट नंबर 7, जो कि था सोशलिज्म एंड द वर्किंग ऑफ सोशलिस्ट स्टेट्स। इसके कुछ पी वाई क्यूज हैं, जैसे कि
Elaborate upon the structure and guiding ideology of Communist Party of China। ये जून 2022 में पूछा गया है। दूसरा है अनार्को सोशलिज्म, ये भी 2022 में पूछा गया है जून में। थर्ड क्वेश्चन है एक्सप्लेन द कंसेप्ट ऑफ सोशलिज्म एंड डिफरेंट वेरिएंट्स ऑफ सोशलिज्म, ये दिसंबर 2021 में पूछा गया है। और फोर्थ है तियानमेन मूवमेंट, ये भी दिसंबर 2021 में पूछा गया है। थैंक यू सो मच।